एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी हम ये जानते हैं कि दो संख्या तो दिया था 2 3 जो भी, उसमें से सबसे बड़ा संख्या क्या मानते हैं? ए। तो सबसे बड़ा संख्या ए मानेंगे तो ए कितना हो गया यहाँ पर? 867। और बी उससे छोटा तो क्या होगा? 255। युगलित विभाजन प्रमेय का जो सूत्र है क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर युगलित विभाजन प्रमेय क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है? ये सूत्र है, ठीक। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए कितना है? 867। यहाँ पर स्टेप 1 मान लीजिए, स्टेप 1। 867 बराबर क्या होगा? 255। अब देखिए बी की जगह ये आ गया। क्यों क्या होगा? जैसे भागा में कितना बार पढ़ते, जैसे भागफल जो लिखते हैं उसी टाइप से यहाँ पर कितना बार तब लगाएंगे, यानी कितना बार में? तो 255 है और 867 है, और 4 से लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। 3 से लगाइए, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, यानी 3 से लग जाएगा। 3 से लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 3 से लगाने। अब यहाँ पर समझिए, ये जो है आपका, अभी समझ लीजिए भागफल है, और ये दोनों साइड हमको क्या करना है? बराबर करना है। अब इसके बाद इसमें शेषफल कितना आएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 867 तो हो गया, यानी यहाँ पर 255 गुना 3 कीजिए, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, यानी 765 हुआ, ठीक। अब यहाँ कितना? 867, इसमें जो है घटाइए, तो 765 इसमें घटाइएगा, कितना होगा? 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 है कितना? 102। तो ये 102 क्या आ गया? ये आ गया शेषफल, ठीक। लेकिन जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हमको क्या करना है? आगे बढ़ते ही रहना है। स्टेप सेकेंड। अब देखिए, अब इसको हटा दीजिए, नहीं तो अपना देखिए थोड़ा समझने का, इसको हटाइए। अब इसके सामने क्या आएगा? 255। तो 255 आ गया। फिर देखिए ये भागफल कभी नहीं लेना है, यहाँ पर फिर शेषफल आएगा। यहाँ पर क्या? 102। अब 102 से इसमें लगाएंगे तो कितना से लगाएंगे? तो 102 है यहाँ पर 255, तो डायरेक्ट 2 से लगेगा। 2 से लगाइएगा तो ये कितना होगा? 204। 255 है और 204 हुआ, तो यहाँ पर शेषफल कितना? 5 में से 4 गया कितना? 1। अब 5 में से 0 गया कितना? 5। ये क्या कट गया? या 0। यहाँ क्या हो गया? 51, ठीक। यहाँ पर भी 0 नहीं आया। फिर तीसरा स्टेप जाएंगे। तीसरा स्टेप में क्या करना है? या स्टेप हिंदी में हम ये भी लिख सकते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, जो आपका इच्छा हो। तो अब देखिए इसमें भी नहीं हुआ तो इसको भी हटाइए। इसके साथ क्या आएगा? 102, और यहाँ क्या आएगा? 51। अब देखिए 51 दूनी क्या होता है? 102। अब देखिए यहाँ पर शेषफल क्या हो गया? 51 दूनी 102, 102 बराबर हो गया, शेषफल क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होता है, तो इतना समझिए, जहां पर अभी पूरा शेषफल क्या हो जाए? 0, तो यहाँ पर जो होगा आपका एचसीएफ, यानी महत्तम समावर्तक या मौस, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यानी 51, ये हो गया। अगर 2-3 स्टेप जाते हैं ना, तो थोड़ा सा लॉजिक पकड़ के रखिएगा कि 0 के ऊपर में जो आएगा ना, वही होगा मौसम, ठीक। तो इसका क्या हो गया आंसर? 51। ये 2 अंक का प्रश्न है, ठीक। इसके बाद जो है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से युगलित विभाजन प्रमेय है, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एक सूत्र कहिए या प्रमेय कहिए। तो युगलित विभाजन से ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि युगलित विभाजन का प्रयोग करके क्या निकला जाता है? क्या निकला जाता है? एचसीएफ। तुम लोग भी बोलेगी, इसमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन फालतू वर्ड नहीं बोलना है, ठीक। तो युगलित विभाजन प्रमेय से क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। और उसके बाद जितना जब तक शून्य शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक क्या करेंगे? चलते रहेंगे। और जहां पर शेषफल शून्य हो जाएगा वहां पर देखिए यहाँ का स्थान जो होगा, यानी बी का स्थान, लास्ट वाला का बी का स्थान जो होगा वही भागफल ही एचसीएफ होगा। और नहीं तो थोड़ा सा अगर एक स्टेप में तो ये पता नहीं चलेगा कि 2-3 स्टेप में होगा, तो 0 के ऊपर में जो होगा वही होगा
एचसीएफ होगा। ठीक, ये भी पूछता है। और देखिए उसके बाद इसमें पूछेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो ये क्या है, यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। आर क्या है, शेषफल है। ठीक, क्यू क्या है, तो यहाँ पर क्यू क्या है, भागफल है। हाँ, ए क्या है, भाज्य है। यहाँ पर बी क्या है, भाजक है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, 9, 12 तथा 27 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करें। देखिए सवाल दूसरा है 2 नंबर का, 9, 12, 27 का अभाज्य गुणनखंड विधि से करा है एचसीएफ निकालने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो 9 को तोड़ेंगे। अब 9 को ऐसे टुकड़ा कीजिए कि एक बार टुकड़ा होने के बाद फिर उसका टुकड़ा नहीं हो सके। तो 9 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ किस लगाएंगे, 3 से, तो 3 या 9। अब फिर एक और, क्योंकि एक तक चलना है इसलिए कि एचसीएफ है, एचसीएफ एक भी हो जाता है, तो एक तक लगाना है। तो 3 से फिर 3 का ना 3। तो ये जो है अभी लघुत्तम लिया है, एलसीएम लिया है। तो 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 गुना 3 गुना 1। ये अब क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक, इसको हम स्क्वायर के रूप में भी डाल सकते हैं। चलिए दोनों विधि बताएंगे अच्छा से। देखिए 12, अब 12 को हम तोड़ेंगे फिर ऐसे ही, तो 2 से लगाए तो 2 6 के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 से 3 का ना 3। यहाँ पर क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। फिर 27, तो 27 को तोड़ेंगे तो किससे लगाएंगे, 3 से। तो 3 9 27, फिर 3 तिया 9, 3 का ना 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब जो है यहाँ पर करा है अभाव 12 27 का एचसीएफ। क्या बताए कि इसमें जो है जो सब में है अंक वही लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 को 3 है, यहाँ पर 1 3, तो 1 3 ले लीजिए। यहाँ पर कितना 3, तो सबसे छोटा यानी 1 3 आ रहा है, तो 1 3 और क्या 1 आ रहा है एक बार। देखिए 2 जो है इसमें है लेकिन इस सब में तो ना है, तो जो सब में है, जितना सब में है वो वाला लीजिए। तो सब में क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 1 3 है, तो 1 3 लेंगे। यहाँ पर 3 3 है, उसने है कम से कम कितना है, 1 3 है, तो 1 3 लिए। तो 3 गुना 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो इसका एचसीएफ जो हो गया 3 हो गया। इसी विधि से पूछता है एलसीएम भी। तो एलसीएम थोड़ा एडवांस हम बताते हैं, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन एलसीएम में क्या कीजिएगा, एक बड़का वाला ले लीजिए, कोई भी एक बड़ा वाला ले लीजिए। बड़ा वाला ऐसे जैसे 27 है, बड़ा 27 क्या है, 3 को 3 है गुना 1। चलिए उसके बाद देखिए एडजस्ट कीजिए ऊपर से, जैसे इसमें 2, इसमें सब एडजस्ट होना चाहिए। ठीक, इसमें सब एडजस्ट होना चाहिए। तो यहाँ कितना है, 2 3 है, यहाँ कितना 3 है, 3 हुआ है, तो इसका ये एडजस्ट इसमें हो गया। इसमें देखिए 2 2 है, इसमें जो है 2 है ही नहीं, तो 2 यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 को 2। और यहाँ पर 3 एक है, यहाँ पर 3 है ज्यादा, उसे कोई दिक्कत है, लेकिन एडजस्ट हो गया इसमें। ये तो लिए ही है, यानी ये हो गया। इसको गुना कर लीजिए, 3 या 9 या 27, 27 तो कितना होता है, 27 54 108, 108। तो ये हो गया एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन से क्या निकालेंगे हम, सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद जो है लगातार सम संख्या का एचसीएफ कहेगा। तो लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 2। लगातार विषम संख्या का एचसीएफ 1 होता है। ठीक, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी पूछता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, क्योंकि भाज्य संख्या जो है आपके मन में आएगा 2 3, नहीं, भाज्य संख्या उसे कहते कम से कम जो है ना, जिस संख्या को 3 संख्या काट सके। 3 जैसे इसको देखिए, 4 को क्या क्या काट रहा है, 1 काट रहा है, 2, उसके बाद 4। काटना बोल दीजिए या विभाज्य बोल दीजिए, यानी 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी। लेकिन इधर इसके बाद 2 जो है, 2 को क्या 1 2 काटेगा और 1, उसका 3 को केवल 3 और 1, कम से कम 3, अधिक से अधिक जितना काटे। ठीक, तो ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको केवल 2 ही संख्या काटे। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या के तब भी 2,
अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या के तब भी 2। हाँ, एक ऐसे एक ही संख्या है 2 जो अभाज्य संख्या है, सम में अभाज्य संख्या, इसके बाद जितना भी जाइएगा वो विषम में होगा। 3 नंबर का 134 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है। देख 3 नंबर करा, यदि किस 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। क्वेश्चन है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए परिमेय संख्या ये जो है अभी दशमलव में संख्या है। अब इसको यहाँ क्या करेंगे 1.34 यहाँ पे उड़ाए इसको, तो यहाँ कितना आएगा 2 जीरो। पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहता है उतना क्या बढ़ता है 0। अब इसको कर दीजिए 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यहाँ कितना 50। बस यही हो गया परिमेय संख्या। आप जानते हैं परिमेय संख्या किसको, यानी जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और Q इक्वल टू नॉट 0, यानी Q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो रूट में रहता है और रूट से बाहर नहीं होता है, जैसे रूट 5 है। हाँ, लेकिन ये रूट 25 जो है ये क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि 25 का क्या होगा 5। जैसे देखिए 3 जोड़ रूट 2, तो ये भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए 5 जोड़ रूट 4, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, ये होगा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट 4 जो है निकल जाएगा, रूट 4 का 2 और 5 2 7। उसका 4 नंबर है यदि किसी बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल। देखिए 4 में है यदि किसी बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल, यानी हम बताए थे योग क्या तो मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, नहीं तो भाषा में लिखना पड़ेगा मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल बराबर। तो मूलों का योग और गुणनफल, यानी एक दिया योगफल और एक दिया है गुणनफल, नहीं तो आप भाषा में लिखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 हो तो बहुपद ज्ञात करें। मूलों का योगफल दिया -1/4 और गुणनफल दिया 1/4, तो कह रहा है बहुपद। देखिए तो यहाँ पर जो है देखिए सबसे पहले ये समझिए, देखिए 2 है मूल अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब द्विघात बहुपद हुआ। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर द्विघात बहुपद का रहा है तो ये होगा, अगर द्विघात समीकरण का आता है इसी में तो बराबर में क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये दिया कितना -1/4। देखिए तो -1/4 x प्लस कितना 1/4। इसमें कभी कभी ऐसे भी देता है कि मूल जो है 3 और 4 ये कुछ भी देगा 5 या 6, तो वहां पर एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। जब तक वो मूलों का योगफल या गुणनफल का प्रयोग नहीं करेगा तब तक जो है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग नहीं करना है। और डायरेक्ट देगा कि किसी द्विघात बहुपद का मूल 4 और 5 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो यहाँ पर जो है क्या मानेंगे एक अल्फा और एक बीटा, तब यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एक बार दोनों को गुना करना पड़ेगा।
ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1/4x प्लस 1/4। लेकिन आप जानते हैं कि बहुपद में जो है यहाँ नीचा में साफ रहना चाहिए और नीचा में नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जो रहेगा यहाँ पर नीचा में उसका एलसीएम लेकर उसी संख्या को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ 5 होता है तो 5 और 4 का लघुत्तम लेते और गुना, लघुत्तम लेकर दोनों को लघुत्तम लेने के बाद तीनों क्या करते, गुना करते। यहाँ पे 1 4 है, 4 का लघुत्तम क्या है 4, तो 4 से गुना कर दीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 4 गुना 1/4x प्लस 4 गुना 1/4। 4 से ये 4 कट गया और ये कट गया। यहाँ क्या 4x स्क्वायर प्लस 1 गुना x, तो x प्लस 1, ये हो गया। ठीक, एक थोड़ा सा हम आगे बात बताते हैं इसी में कि हम मूल किसी द्विघात बहुपद का मूल जो है अल्फा और बीटा, या मान लीजिए 3 और 4 है, तो 3 और 4 है मान लीजिए, तो एक मान लीजिए ये अल्फा और दूसरा मान लीजिए बीटा। इसमें जो बहुपद का यही निकालेंगे द्विघात बहुपद, यहाँ पर समझिए यही लिखा है द्विघात बहुपद। तो ये फिर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब यहाँ पर तो एक वैसे मान दे दिया था मूलों का योगफल और गुणनफल डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 जोड़ 5 करेंगे इंटू एक्स प्लस फिर 3 इंटू 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8 गुना एक्स, तो 8x प्लस 8, सॉरी 5 या 15, ये हो गया। ठीक, तो जब तक योगफल गुणनफल नहीं कहेगा तब जो है सिंपल में लिखना है अल्फा का मान और बीटा का मान। देखिए 5 नंबर, 5 में है p का मान ज्ञात करे यदि समीकरण px, देखिए समीकरण है पांच में है समीकरण px, डायरेक्ट है px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। यानी यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है गुना कर दिए, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा px गुना x, तो क्या होगा px स्क्वायर माइनस फिर 2 से करेंगे तो माइनस 2px प्लस 6 बराबर 0। ये समझिए समीकरण। देखिए घात क्या है 2 है, ये क्या है द्विघात, और ये बराबर में 0 है, तो समीकरण 0 रहेगा, कोई संख्या रहेगा बराबर में दिया हुआ तब क्या होगा समीकरण। अब देखिए क्या कर रहा है, p का मान ज्ञात करे कि यदि समीकरण px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 0 बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल जब बराबर है यानी मूल समान चाहिए है बराबर, तो आपको पता होगा कि d बराबर क्या होता है 0 जब मूल समान होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है d बराबर क्या हो जाएगा, मूल यहाँ पर लिख दीजिए भाषा, क्योंकि 2 अंक का है। मूल बराबर बोलिए या समान, यहाँ बराबर का यूज क्या है, बराबर दे दी। मूल बराबर है इसलिए जो है डी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो डी का सूत्र यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। यहाँ पर हम लिख लीजिए थोड़ा सा, ए बराबर क्या होगा p, अब बी बराबर माइनस 2p और सी बराबर 6 होगा। तो यहाँ बी स्क्वायर तो माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4a, सी कितना है 6 बराबर कितना 0। देखिए यहाँ पर p स्क्वायर तो 2 दूनी 4, तो 4p स्क्वायर माइनस 6 चौके 24, तो 24p बराबर 0। देखिए p है, ये इसको इधर भेजिए माइनस रहेगा क्या होगा प्लस,
तो 4p² बराबर कितना 24p। देखिए तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर p² का मतलब हुआ 2p। ठीक, तो ये p से जो है ये p² कर दिए, एक p बचेगा, नहीं तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में कीजिएगा तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 4p² है, यहाँ पर क्या है 4p। 4p² को जो है 4 गुना p लिख सकते हैं, यहाँ पर 24 गुना p। तो एक p से एक p क्या हुआ कट गया, आपको पता है बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना में करता है। अब यहाँ क्या 4p बराबर 24, अब p का मान निकालिएगा तो क्या होगा 24/4, 4 6 24, यानी p का मान कितना आया 6 आया। और ये तीर का निशान लगा दीजिए, बस हो गया। कितना अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसमें क्या कीजिए गुना कीजिए, और यहाँ पर गुना करने के बाद देखिए ये वर्थ फिर से जैसे यहाँ पे क्या लिखा है px² - 2px + 6 बराबर 0। तो यहाँ पर a जो लिखेंगे तो x² के गुणांक को क्या लिखेंगे हम a, तो x² के गुणांक a होता है, यानी a हो गया p। b लिखेंगे तो b होता है x का गुणांक, तो x गुणांक क्या -2p, अगर प्लस आता है तो प्लस तो ऐसे ही आता है, इसलिए तो यहाँ -2p। और c क्या होगा 6, इसी को है इसको बैठा दीजिए। और इसका मूल जो होता है ये थोड़ा एडवांस, लेकिन आपका जो सवाल का आंसर यही तो होगा, क्योंकि 2 अंक का है और मूल बराबर का p का मान निकालने के लिए p का मान निकाल लीजिए। ठीक, अब कभी का ऐसे भी होता है, कहता है कि इस समीकरण से मूल बराबर है तो मूल ज्ञात करें, तो मतलब d का मान 0 होगा तो मूल क्या, तो मूल के लिए यहाँ पर सूत्र होता है मूल बराबर -b/2a। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तब मूल का मान होता है -b ± √d/2a, या यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं -b ± √d, तो d की जगह b² - 4ac/2a। ये उसका मूल किसका नहीं निकलता है, जब माइनस में आता है ना d का मान, जैसे यहाँ पे d का मान तो बराबर कर दिया इसलिए 0 ले लिए, लेकिन जब माइनस में आएगा d का मान तो वह मूल अवास्तविक होगा तो मूल वहां पर नहीं निकलेगा। मूल वास्तविक की क्रिया निकलता है, तो वास्तविक तभी होता है जब d का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो। इसके बाद है द्विघात समीकरण, इसको मिटा देते हैं। देखिए 6 नंबर में है द्विघात समीकरण 5x² प्लस है माइनस है, पानी है यहाँ 5x² - 8x + 3 बराबर 0। देखो विहित कर है, इसी को कहते हैं हम d। अब यहाँ पर देखिए पहले a निकाल लीजिए, a कितना होगा 5, अब b कितना होगा -8, 80 3 होगा। ठीक, तो वियुक्त कर जो कर रहा है यहाँ पर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये जो d निकाल लीजिएगा तो इसी से सब क्लियर हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा b² - 4ac, तो b² यानी -8 का स्क्वायर -4ac, तो 8 का स्क्वायर की जगह तो माइनस का प्लस 8 64, 5 जो के 20, 20 या 60, तो -60 बराबर कितना हो गया 4, यानी d का मान जो आया 4। देखिए अभी हम बताए आप लोग को कि d का मान अगर माइनस में, यानी अगर यहाँ माइनस में आता तो इसका प्रकृति क्या होता, मूल अवास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। अब देखिए d का यहाँ पर 0 आता तो मूल वास्तविक और समान होगा, और d का मान ज्यादा ना आया है, क्या लिखेंगे मूल वास्तविक
और असमान होगा, असमान होगा। ठीक, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक, यानी क्या मूल अलग अलग निकलेगा। अगर मूल निकालिएगा तो यहीं तक, इसका तो यहीं तक होगा, लेकिन मूल निकालिएगा तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा, फिर से हम बोलते एक बार याद रहेगा। मूल बराबर -b प्लस -√d/2a पर निकाल लीजिएगा। आसान है निकालना, 4 है, 4 आएगा यहाँ पर, तो क्या 4 का रूट निकल जाएगा, बहुत आसान है, निकाल देते हैं एक बार। लेकिन इतना ही इसका आंसर है, क्योंकि प्रकृति करा है और डी निकालने के लिए करा है, लेकिन मूल हम निकालेंगे। ये सब मूल अगर पूछता है इसमें तो ये 5 नंबर में पूछता है। ठीक, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक निकालना पड़ता मूल भी। तो -b, तो -b की जगह क्या है -8, तो -8 प्लस -√d, तो यानी 4/2, ये कितना है 5, माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 4 का कितना 2, नहीं तो पता है ना 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 गुना 2, और जब यहाँ पे वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में पता है आपको रूट पे 2 में से 1 क्या होता है बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बाहर, यहाँ पे 2 हो गया और बट्टा में कितना 5 दूनी 10। देखिए एक साथ 2 चिन्ह का हम हल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाता है अल्फा और बीटा। तो एक को अल्फा मान लेते हैं तो 8 + 2/10, एक को मान लेते हैं बीटा, तो ये होता है 8 - 2/10, ये हुआ 10/10 कट के 1, ये हो गया 6/10 कट के कितना 3/5, ये होगा। लेकिन ये 5 नंबर में से पूछेगा, जैसे 5 नंबर में पूछेगा सूत्र विधि से मूल ज्ञात करे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना पड़ेगा 5 नंबर में। अभी जो कर रहा है यानी डी निकालिए और मूल की प्रकृति, तो मूल का प्रकृति ये हो गया, मूल वास्तविक और समान होगा। ये कैसे लिखिएगा, डी बराबर 0 होगा तो लिखना है मूल वास्तविक और समान होगा, डी बराबर माइनस में कोई संख्या आएगा लिखना है मूल अवास्तविक होगा, ये नहीं, ये समान असमान को हटाइए, मूल क्योंकि वास्तविक होगा तब तो समान असमान होगा, इसलिए मूल अवास्तविक होगा या मूल वास्तविक नहीं होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें, जहां पर दिक्कत होगा तो पूछेगा यहाँ पर, इन्हें की मिटा देंगे तो फिर समझ में ना आया क्या। देखिए साथ में है द्विघात समीकरण √2x² -6x + 2√2 = 0 कह रहा है कि मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल का डायरेक्ट क्या है, सूत्र है, 2 अंक का है इसलिए डायरेक्टिव बनाना है। यहाँ पर a क्या हो जाएगा √2, b क्या होगा -6 और c क्या होगा 2√2। कह रहा है मूलों का योगफल, तो यहाँ पर मूलों का योगफल इसी को कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -b/a, तो -b/a, तो -b/a माइनस b कितना है, देखिए माइनस का 6 और a कितना है √2, तो ये हो गया 6/√2। इसको काटिएगा तो काट भी सकते हैं, तो परिमेयकरण कर लीजिए जो अच्छा लगे। परिमेयकरण जानते हैं, यानी यहाँ पर √2 है तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ये हो गया 6√2/2, 2 तिया 6, 3√2। इसके बाद जो है गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसका क्या होता है c/a होता है ना, c/a कितना है 2√2 और a है √2। देखो ये दोनों कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 2 हो गया। क्या कोई दिक्कत है, नहीं कहीं दिक्कत है तो बताओ।
था आई जितना। देखिए और इसको हम अगर परिमेयकरण नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा हम आसान विधि बताते हैं। जैसे माइनस और माइनस 6/√2 है। देखिए तो ये होगा 6/√2। हम 6 को तो लिख सकते हैं ना 2 × 3/√2। आपको ये पता है कि 2 जो हुआ है ना तो ये 2 का मतलब हुआ √2 × √2। तो √2 से ये कट गया तो यहाँ बचा √2। ऐसे भी कर सकते हैं आप परिमेयकरण कर लीजिए जो अच्छा लगे। 8 में है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल का ही हुआ कि d बराबर क्या हो जाएगा 0। आठ बताइए ना 8 द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो 2x² + kx + 3 = 0। तो इसमें कहा k का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन ऐसा k का मान ज्ञात कीजिए क्या होना चाहिए मूल समान होगा तो यानी d बराबर क्या होगा 0। तो मूल समान तो यहाँ लिखिए मूल समान है इसलिए क्या होगा d बराबर 0। अब यहाँ से a क्या होगा 2 लिख लीजिए, b क्या होगा k और c क्या होगा 3। तो d का सूत्र है b² - 4a c बराबर 0। तो b² यानी k का स्क्वायर - 4ac बराबर 0 होगा ना। यहाँ से देखो b² यानी k का स्क्वायर - 4 सूत्र से a 2 और c 3 सही है। तो k² बराबर कितना 4 के बाद में 24 बराबर 0। तो k² कितना 24। तो k बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट क्या आ जाएगा 24। 24 को अगर तोड़िएगा तो तोड़ भी सकते हैं 6 चौके 24 यानी यहाँ पर था विस्तारण कीजिए। 24 का लोग तुम दूस लगाए तो कितना 12 फिर दूस लगाए 6 फिर दूस लगाए कितना 3 2 × 2 × 2 × 3। आपको पता है कि 2 में से 1 क्या होता है बाहर, तो यानी इसमें 1 जोड़ा है यानी k बराबर +-2 और रूट कितना 6। ये हो गया आंसर। किसी को दिक्कत भी है ये तो सवाल जो है उतारेगी नहीं। अभी हम बता रहे हैं घर पर एक बार और बनाएगी तुम लोग ये क्या अभी समझ रहे ना सब। किसी को दिक्कत भी है ये सवाल फिर से बनाएगी और कब नहीं बनेगी तब वहां वो पूछ लेगी। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद 9 नंबर रुकिए इसको मिटाते हैं 9 नंबर। देखो 8 हो गया 10 तक बताएंगे। 9 नंबर देखिए 9 में है गुणनखंड विधि से x² - 3x - 10 बराबर क्या 0 का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड विधि से करा है। गुणनखंड में क्या करते हैं आप लोग पहले इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुणना। तो 10 × x²। तो 10x²। देखिए x को छोड़ दीजिए इसमें लफड़ा फंसाता है बच्चा। यहाँ पर x² गुणांक क्या है 1 और यहाँ पर 10। तो 10 गुना कितना होता है 10। तो 10 यहाँ पर हुआ इसका एलसीएम लीजिए तो 2 से लगाए कितना 5 फिर 5 लगाए 1। अब देखिए इसका जो है 2 टुकड़ा कीजिएगा
और 2 टुकड़ा में हमको आना चाहिए 3, और जो यहाँ पर चिन्ह होगा उसके अनुकूल काम करना है। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है ये माइनस है, इसका मतलब ये करा है कि घटा कर क्या होना चाहिए 3। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये क्या जोड़ कर होना चाहिए 3। तो माइनस है तो यहाँ पर घटाएंगे, घटा के 2 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा में क्या करना है 3। तो देखिए 5 गुना कितना हुआ 5, अब 5 में से 2 गया कितना 3। तो ये देखिए आपस में गुणना लेकिन 2 भाग करना है। तब यहाँ देखिए जैसे 5 दूनी 10 और 10 में से 11 नहीं हुआ, इधर से भी बीच से भी कहीं से भी कीजिए लेकिन आपस में 2 टुकड़ा बनाना चाहिए। देखिए 5 गुना 1 तो 5, एक 5 हो गया और दूसरा ये 2 अकेले है तो 2 अकेले। और देखिए 5 में से 2 गया कितना 3, ये 3 आ गया। अब देखिए ये जो है जैसे है वैसे लिख लीजिए, यहाँ पे जो चिन्ह है वही चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ये 2 टुकड़ा में पहले बड़ा टुकड़ा, बड़ा क्या है 5, एक्स लगा दीजिए 5x। और देखिए ये जो आया ये घटाव का है तो घटेगा कब, ये माइनस है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह देंगे प्लस, माइनस है अगर माइनस यहाँ पर चिन्ह देंगे तो जुड़ जाएगा। क्या देखिए जैसे हम यहाँ पर -5x और माइनस दे दिए 2x, देखिए तो अब तो ये जुट गया तो 8x हो गया। तो ये चिन्ह का भी प्रयोग करना है और इस चिन्ह के अनुकूल काम करना है। तो ये चिन्ह करा घटाने के लिए तो घटाएंगे, तो ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा तब तो घटेगा। अब देखिए -5x में से 2x गया कितना -3x, और फिर ये जैसे है वैसे -10। देखिए वैसे समझिए तो इसमें कोई काम हम एक्स्ट्रा नहीं किए। फिर इसको अगर हल करेंगे तो फिर क्या यही मिलेगा। अब क्या कीजिए 2 भाग में से एक, देखिए जैसे ये x² -5x में क्या कॉमन है वो ले लीजिए, और 2x - 10 में क्या कॉमन है वो ले लीजिए। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक है यहाँ पर 5 है, तो 1 5 में कौन क्या है 1 है, तो 1 दोनों में क्या है x, यानी 1x। तो 1 तो लिखे नहीं है यानी ABCD का लेटर में, यहाँ क्या हो गया x, यहाँ क्या हो गया 2x में से 1x लेते x और माइनस कितना 5। देखिए दोनों में क्या x तो नहीं है तो x लेना है, यहाँ पे जो चिन्ह है वही चिन्ह लेना पड़ेगा। और 2 है दोनों में तो 2 कॉमन लिए, यहाँ पर x और 2 पंचा 10। अगर आप सही से गुणनखंड लेते हैं और ये दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया गुणनखंड अनुमानतः सही होता है, नहीं जबरदस्ती पूरा दीजिएगा। तो ये देखिए दोनों में से एक ले लीजिए यानी x - 5 और ये दोनों को मिला के लिख दीजिए x + 5। अब ये है होता कैसे है ये भी जान लीजिए। देखिए इस ये तो सिंपल में कि दोनों में से एक ये ले लिए और दोनों मिला के ले लीजिए, लेकिन ये होता है इस देखिए जैसे ये दोनों में देखिए x - 5 दोनों में है तो x - 5 क्या किया हम कॉमन ले लिए, ऐसे समझिए कॉमन जब लिए इधर गुना में आएगा तो ये x - 5 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पर ये कॉमन लिए क्या बचा +2, इसलिए होता है ठीक। लेकिन आप लोग उतना दिमाग नहीं लगाइएगा, बस ये दोनों में से एक लिख लीजिए और दोनों को मिला के लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है मूल निकालने के लिए, हाँ मूल, तो मूल निकालने के लिए जो कर रहा है यहाँ क्या करेंगे अब आइदर कर दीजिए, आइदर में होता है अलग अलग करना। तो x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x और यहाँ पर क्या आया 5, यहाँ पर कितना आया -2। तो यही होता है एक अल्फा एक बीटा, लिख लीजिए अल्फा = 5 और बीटा = -2। ये सवाल हो गया ठीक। उसके बाद है समांतर श्रेणी इतना में कितने पद है, एपी है, एपी थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए ठीक। इसमें किसी को दिक्कत भी है, हाँ समझती है ना। यस सर। देखिए 10 नंबर में है समांतर श्रेणी यानी एपी दिया है, एपी 7 13 19 ... 205 में कितने पद है। देखिए समांतर श्रेणी 7 13 19 ... 205 में कितने पद है। अब कितने पद है यानी n का मान निकालना है ठीक। तो आप लोग एपी पढ़े होंगे,
देखिए इसका प्रथम पद इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको दूसरा या तीसरा ऐसे करते हुए चलते हैं। ठीक, तो प्रथम पद को हम A1 या A भी कहते हैं। यह कितना हो गया 7। दूसरा हो गया A2 13। अब यहाँ पर D निकालते हैं तो D जो होता है लगातार दो संख्या के बीच की जो है अंतर। तो इन यानी दूसरी संख्या में पाला को घटाना है। दूसरी हमेशा क्या कीजिएगा, दूसरा संख्या में पाला, जैसे 19 में 13 घटाना है, 13 में 7। देखिए तो यहाँ पर A2 माइनस A1 लिखती है। तो A2 क्या है 13 और A1 7, कितना हो गया 6। अब ये जो संख्या है ये लास्ट वाला, इसको An कहते हैं, अंतिम पद, दूसरा 5। देखिए n निकालना है, An लगाए तो An का फॉर्मूला जानते हैं। An बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An कोई पढ़ाता Tn भी है, तो Tn बोलिए या An बोलिए। बिहार बोर्ड के अनुकूल तो An उस बुक में लिखा हुआ है, ऐसा में लिखा है Tn, ये अपना है शिक्षा। An लिखिए या Tn, दोनों बात बराबर है। An कितना दिया है 205। A कितना है 7 प्लस n निकालना है और d कितना है 6। ये प्लस है, इधर आया तो क्या हो गया माइनस, इधर है वह n माइनस 1 गुना 6, यानी 15 में 7 गया 8, ये 9 2 298। देखिए 198 होगा, 15 में 7 गया 8 9 1 198। अब देखिए ये 6 से इसमें गुना कर लीजिए, ये 6 से इधर भाग, क्योंकि 36 18 36 18 कट रहा है। आपको जो से अच्छा है वो कीजिए। यहाँ पे गुने करते हैं 6n माइनस 6 होगा ना, 198 अब प्लस 6 बराबर 6n, ये हो गया 8 6 14 204 बराबर 6n, n बराबर 204/6, 36 18 6 चौके 24, यानी कितना पद है इसमें 34 पद है। इस एपी में जो है यानी 7 13 19 से, यानी जैसे यहाँ पे 6 बढ़ रहा है तो सब 6 बढ़ते हुए कहाँ तक गया 205। 205 तो बढ़ेगा नहीं, और इन दोनों को सबको जोड़िएगा, पद का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़िएगा तो कितना होगा 34 होगा। ठीक, लिखिए।